कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान सभी भैया बहनों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम जो कल प्रश्नोत्तर मैं बता रहा था उसके शेष और कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वहाँ से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे। तो चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात तो ये है कि रूस की जो क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम में पहला है सोवियत मतलब वहाँ पंचायत को सोवियत कहा गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोवियतों पंचायतों का गठन, ये इसका पहला काम। दूसरा है आधुनिक उद्योगों की स्थापना, ये इसका महत्वपूर्ण दूसरा कार्य। मतलब उसने प्राचीन उद्योगों को त्याग करके नए नए आधुनिक तरीके के उद्योगों की स्थापना की। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कृषि का सामूहिकरण। खेतों को टुकड़ों में बांट दिया गया था, अब कहा गया कि नहीं, हम कृषि का सामूहिकरण करेंगे और सामूहिकरण करके एक साथ वैज्ञानिक तरीके से हम कृषि कार्य को बढ़ावा देंगे, उत्पादन को बढ़ावा देंगे। चौथी बात देखते हैं निजी खेती की समाप्ति। वहाँ खेती की निजी जो पहले जो किसानों के पास खेत हुआ करता था उसको उसने क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसको सरकारी कर दिया गया और बोले अब निजी नहीं होगा बल्कि यह सरकार की होगी, राष्ट्रीय संपत्ति होगी, इसमें सभी किसान सामूहिक रूप से कृषि कार्य करेंगे। फिर क्या कहा गया, बोले पांचवा बिंदु ये देखने को मिलता है महिलाओं को समाज में समान अधिकार, मतलब उनको भी वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, मतलब पुरुष और महिलाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। छठवां बिंदु देखते हैं समान शिक्षा व्यवस्था। पहले पुरुषों को ही शिक्षा का अधिकार दिया गया, कई राष्ट्रों की यही बात थी, अब कहा गया कि नहीं, इसमें पुरुष और महिला सबको समान शिक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और उसके अधिकार भी होगा, इसलिए सबको शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। फिर एक साम्यवादी दल को मान्यता, बोले हमारे देश में एक ही दल होगी और वो क्या होगी, साम्यवादी। जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है भैया बहनों, वहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है, मगर यहाँ कहा गया कि एक ही दल होगी जो साम्यवादी दल के रूप से मान्यता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम रहे हैं। उसी में अब पांचवा प्रश्न देखिएगा, रूस में औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस में औद्योगिकरण के लिए धन जुटाने का प्रयास पहला तो ये किया गया कि विदेशी आयात को नियंत्रित किया, किसानों द्वारा कर भुगतान से प्राप्त राशि उससे बोले हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। फिर कहा गया मजदूरों के लिए रोजगार व वेतन के नियम बनाए गए और उससे हम अपने देश के लिए आर्थिक आय अर्जित करेंगे। बैंक, कारखाने और खदानों का शासकीकरण कर दिया गया, वहाँ जितने भी बैंक होंगे, कल कारखाने होंगे या खदानें होंगी, वह सब शासकीय संपत्ति मानी जाएगी। पांचवी बिंदु हम देखते हैं विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली गई, बोले हम अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं स्वयं के स्रोतों से पूंजी को बढ़ावा, बोले हम किसी से उधार नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, अपने बलबूते अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने का, सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से वहाँ प्रयास किया गया। फिर देखते हैं रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए कह रहा है। छठवां प्रश्न देखिए कि भैया बहनों, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे वहाँ राजनैतिक सुधार किया गया, फिर संसद जिसको वहाँ डूमा कहते हैं उसका अधिवेशन बुलाया गया, मजदूर संगठनों का निर्माण किया गया, मजदूरों को भी अपने अधिकार के साथ लड़ने का उनको अधिकार मिले, ये प्रयास किया गया। फिर कहा गया 1917 में बोल्शेविक पार्टी की सरकार गठित हुई। फिर हम देखते हैं पांचवा बिंदु 1918 में जर्मनी से समझौता करके विश्व युद्ध की समाप्ति, उन्होंने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया और युद्ध का वह हमें जो युद्ध में शामिल था उसने खुद अपने आप को अलग कर लिया और युद्ध समाप्ति के लिए उसने पहल किया। फिर हम देखते हैं कृषि का सामूहिकरण, रूस का आर्थिक शक्ति के रूप में विकास और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का जन्म। ये 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा हम रूस में देखते हैं। प्यारे बच्चों, उसी में 7वां नंबर का प्रश्न देखिएगा। 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो क्यों घटी, इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ा ये कह रहा है। तो हम देखते हैं बच्चों
कि आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें घटने के कारण कच्चे माल की कमी हो गई, उत्पादन उत्पादन भी कम होने लगा, है ना। फिर उसके बाद मजदूरों की वेतन वृद्धि में रुकावट आने लगी। फिर देखते हैं शेयर बाज़ार में गिरावट आई, बैंकों का दिवाला निकल गया। इस तरीके से आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें घटने के कारण देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वस्तुओं की बिक्री कम हो गई, मतलब वस्तुओं को लेने वाले नहीं मिल रहे थे, खरीदार नहीं मिल रहे थे। दूसरी बात देखते हैं उद्योगपति उत्पादन कम करने लगे, इससे भी उद्योगों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होने लगे, मजदूरों की छटनी होने लगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग होने लगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमत भी घटने लगी और उद्योगों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। 8वां प्रश्न देखिएगा, क्या मंदी का किसानों और मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा? तो नहीं। हम देखते हैं कि मंदी का असर मजदूरों पर अधिक पड़ा, किसानों पर कम पड़ा। उद्योग कमज़ोर हो गए किंतु कृषि कार्य चलते रहे। मजदूरों का वेतन तो कम हो गया। मिल मालिकों ने उत्पादन को नियंत्रित करके मजदूरों की छटनी भी प्रारंभ कर दी। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कल कारखानों के जो मालिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा भैया बहनों, मगर इसका जो असर है मज़दूरों पर अधिक पड़ा। मज़दूरों को, क्योंकि वो तुरंत काम करते, उनको जो मजदूरी मिलती है उन्हीं से उनका जीवन चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे उद्योगों को फ़र्क तो पड़ा उन्हें भी, मगर सबसे ज़्यादा फर्क मज़दूरों को पड़ा। कृषक अपने कार्य में लगे रहे। कृषि उत्पादन बढ़ने पर हम देखते हैं कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। इस तरीके से अलग अलग उसका असर देखने को मिलता है। फिर 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा? तो हमने देखा बच्चों, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक और निर्यातक देश था। अमेरिका ने आर्थिक मंदी के चलते उधार देना बंद कर दिया। अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% घट गया। व्यापारिक फसल को खरीदार नहीं मिल रहे थे। किसानों ने खेती छोड़ करके शहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कई लोग बेरोजगार हो गए। कृषक अपना काम छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करने लगे और अमेरिका विश्व को जो आयात निर्यात करता था उसने अपना आयात निर्यात बंद कर दिया, कर्ज देना बंद कर दिया। और इस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न उस पाठ का देखिएगा, ब्रिटेन और अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका बनी? तो ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई। नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए मौलिक आवश्यकताओं पर बल दिया गया। ऊंचे करों से कल्याणकारी राज्य के लिए धन जुटाया गया, मतलब टैक्स ज़्यादा लगाया गया और टैक्स से ही कल्याणकारी राज्य के लिए जो आवश्यक राज्य को, देश को जो सेवा देनी है उसके लिए इस तरीके से टैक्स जुटाया गया। और मौलिक आवश्यकताएं, जो लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान, उन बेरोजगारों को रोजगार मिले, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की व्यवस्था इस माध्यम से किया जाए कि सरकार इसके लिए टैक्स लगाए और उस पैसे का आम लोगों के कल्याण के लिए उसकी सहभागिता हो। फिर हमें अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पर न्यू डील घोषणा के द्वारा राहत कार्य में हम ये देखते हैं बच्चों कि वहाँ पर हमने देखा कि अमेरिका ने क्या किया। वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिन्होंने न्यू डील की घोषणा की और उसके द्वारा उन्होंने राहत कार्य प्रारंभ किए। कारखानों में कृषि में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, निर्धनों के लिए, सभी के लिए उसने कहा समाज में सबका विकास होना चाहिए। और यह जिम्मेदारी किसकी होगी? बोले यह जिम्मेदारी राष्ट्र की है, सरकार की है कि वह कैसे अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही साथ पेंशन योजना, वृद्धजनों के लिए, आसक्त जनों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यह सभी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार को इसका भार उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से न्यू डील के माध्यम से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों देशों में हम देखते हैं इस प्रकार से वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने पर प्रयास किया गया, पहल किया गया और इससे पूरे देश में एक अच्छा मैसेज भी गया, अच्छा संदेश गया। बच्चों, ये पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। इस पाठ के और भी कुछ प्रश्न या कोई डाउट होंगे तो मुझे निसंदेह
पूछें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप सभी का धन्यवाद इस कालखंड में।